एक नई जिंदगी। आज बहुत दिनों के बाद कोमल अपनी माँ लक्ष्मी देवी से मिलने आ रही थी। मन ही मन दमा की बीमारी से पीड़ित अपनी बूढ़ी माँ की चिंता उसे सताती रहती थी, परंतु वह अपने मायके ज्यादा नहीं आती थी। वजह थी उसकी भाभी का रूखा व्यवहार। लेकिन स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता तो सब कुछ भुलाकर आ जाया करती। कोमल का मायका दिल्ली में था और ससुराल फरीदाबाद में। उसके मायके में उसकी माँ के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी है। कोमल अपने भाई से 8 वर्ष बड़ी है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 16 वर्ष है और वहीं विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही कोमल ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी मोनिका बाहर निकलकर आई तो उसे देखते ही मुंह बना लिया। फिर फीकी हंसी के साथ नमस्ते और राम राम की औपचारिकता पूरी की तो कोमल बोली, भाभी, माँ कहाँ है? दीदी, माँ जी तो अपने कमरे में सोई है, कहते हुए मोनिका रसोई घर में चली गई। अरे, सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही कोमल बोली, माँ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए कोमल ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था और हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। न जाने इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। अभी लक्ष्मी बेटी को देखते ही अपने पोकले चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ बेटी, ठीक हूँ। तू सफर से थक कर आई होगी। कुछ चाय नाश्ता किया या नहीं? लेटे लेटे ही लक्ष्मी देवी कांपते स्वर में बोली तो कोमल ने अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखा। फिर नाड़ी की गति देखी। सब कुछ सामान्य था। अरे, क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही है? कहते हुए लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी कोमल अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, इस उम्र में तो यह सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर लक्ष्मी देवी जैसे ही उठने लगी तो कोमल उन्हें बाजू से पकड़कर उठने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया, उसी समय लक्ष्मी देवी के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से कराहने लगी। कोमल यह देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने भर से ही उसकी माँ को दर्द कैसे हो सकता था। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू ऊपर को हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह कैसे हुआ? कोमल ने अपनी माँ से पूछा। तभी लक्ष्मी देवी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाह से देखा। इससे पहले लक्ष्मी जी कुछ बोलती, दरवाजे से मोनिका चाय और बिस्किट कमरे में ले आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने लक्ष्मी देवी की बाजू को साल से दोबारा ढक दिया और फिर ऐसे निगाह से देखा कि लक्ष्मी देवी की रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर मौन कोमल उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। ये बातें अभी चल ही रही थी कि कोमल का भाई रमेश कमरे के अंदर आया और कोमल ने उनसे पूछा, भाई,
माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई रमेश कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी मोनिका ने ही दे दिया और बोली, दीदी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं। हमें अपने घर का खर्चा भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई ना कोई मेहमान भी आता रहता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 सालों में आपके बेटे को भी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। भाभी की बातें सुनते ही कोमल का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने बराबर लग रहा था। कोमल का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ ही रखे, लेकिन उसकी भी अपनी एक मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा कोमल और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर रहते थे। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में ही बैठना पड़ता था और फरीदाबाद जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई आसान काम तो है नहीं। ऐसे में वह अपनी माँ को कहाँ रखती? कहीं अपने ससुराल में ही कलेश शुरू हो जाए, यह सोचकर चुप रह जाती है। कोमल ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहां बिताए और जितनी भी देर वह अपनी माँ के पास बैठी, उसकी भाभी की नजर भर बस उन दोनों पर बनी हुई थी। कोमल ने महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रहा है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। भरी आंखों से जब कोमल अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस समय उसकी भाभी रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही कोमल दरवाजे तक पहुंची, तभी पीछे से उसकी भाभी की बड़बड़ाने की आवाज आई, मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहे, ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर कोमल डुबडुबाई आंखों से घर से बाहर निकल आई। दिल्ली से फरीदाबाद के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तो सिर्फ चुप रहे। फिर कोमल ने चुप्पी तोड़ते हुए भाई से कहा, भाई एक बात पूछूं? जब माँ को चोट आई थी तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे या नहीं? नहीं तो, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई, मुझे नहीं लगता कि माँ को वह चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी, मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वह गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित है। कोमल की बात सुनकर रमेश चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी, अब आप इस बात का बतंगड़ मत बनाइए। सास बहू के झगड़े के कारण पहले ही मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि मोनिका ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को हवालात की सैर भी करवा दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप जाता हूँ। लेकिन दीदी, अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर कोमल ने उसे कुछ न कुछ कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही मोनिका अपनी सास के कमरे में आई और लक्ष्मी देवी को बाजू से पकड़कर जोर से ही दबा दिया। चोट के कारण लक्ष्मी देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी मोनिका रौबदार आवाज में बोली,
क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? मोनिका की कड़कती आवाज सुनते ही लक्ष्मी देवी की रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़े करते हुए मोनिका बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। लक्ष्मी देवी दबी आवाज में बोली, और बताना भी मत, नहीं तो। मोनिका ने चेतावनी दी और फिर बोली, यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। लक्ष्मी देवी भयभीत नजरों से बहू की तरफ देखने लगी। तभी मोनिका बोली, आती हूँ, या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ बहू। लक्ष्मी देवी कांपते हुए बोली और हिम्मत न होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल रमेश और मोनिका का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वह दोनों शादी करेंगे तो केवल एक दूसरे से। लक्ष्मी देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि मोनिका और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता न करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी रमेश नहीं माना। उधर मोनिका ने भी जिद ठान ली थी कि वह शादी करेगी तो रमेश से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और मोनिका इस घर में बहू बनकर आ गई। रमेश चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाल ले, लेकिन मोनिका को न तो घर के काम करना पसंद था और न ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वह संस्कारी और आदर्श बहू बनने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना, फिजूल खर्ची करना उसकी आदत बन गई थी। अक्सर रमेश के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी। आज शाम तक ही घर वापस लौटकर आती थी और जब घर पर ही रहती थी तभी कोई जिम्मेदारी वो नहीं समझती थी। लक्ष्मी देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो मोनिका उल्टा उन पर ही बरस पड़ती, और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध की अधिकता में रमेश ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 से तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि रमेश और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए मोनिका ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस करवा दिया। मोनिका के पिता पुलिस में थे। बस फिर क्या था, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड ही बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा, और उसके बाद तो मोनिका का उस घर में एक छत्र राज हो गया और लक्ष्मी देवी के मन में अपने बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी न कोई जवाब दे पाती थी और न ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन कोमल को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम को रमेश घर पहुंचा तो उस समय मोनिका घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई थी। यह सोचकर रमेश माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी।
रमेश ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा। फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसे माँ के बिस्तर के पास की छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल लक्ष्मी देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो रमेश को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। रमेश ने डायरी निकाली और खोलकर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफर। अपने माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर रमेश मुस्कुराने लगा। फिर अपना चित्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे रमेश की शादी का दिन है, लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर लक्ष्मी जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गरम चाय दे मारी, मेरे बाल खींचे। हे भगवान, इस बार हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। रमेश यह सब पढ़कर स्तब्ध रह गया और अपने कमरे में डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं आ रहा था। जिस माँ से इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं, यह सोच सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। मोनिका के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंखों से आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को सही किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब रमेश बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। यह सब सुनकर कोमल की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथों से रिसीवर नीचे गिर गया और वह धम्म से जमीन पर बैठ गई। कोमल के बेटे मोनू ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो वह हैरान रह गया। माँ, आखिर हुआ क्या है? 16 वर्ष के मोनू ने कारण जानने के उद्देश्य से पूछा, लेकिन कोमल तो खुद को कुछ कहने की हालत में नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर उसने अपनी माँ यानी कि मोनू की नानी की होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। यह बात सुनकर मोनू भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन बेटा, किसी पुख्ता सबूत के बिना कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर कोमल भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। रमेश को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही कोमल अपने बेटे मोनू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। कोमल को वहां फिर से देखकर मोनिका चौंक गई। क्यों दीदी, 4 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ धमकी? व्यंग्य करते हुए मोनिका ने कोमल को तिरछी निगाहों से देखा तो कोमल बोली, वो क्या है ना, मोनू के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं
और मोनू का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता ही है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीकी मुस्कान के साथ मोनिका बोली और नमस्ते करते हुए अपने कमरे में चले गए। रात को रमेश घर लौटा तो अपनी पत्नी मोनिका से बोला, मोनिका, कल मेरे घर ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले। और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है। मोनिका को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वो बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही दोनों घर से निकल गए। कोमल और मोनू के पास केवल शाम तक का समय था। मोनू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के पश्चात उसे तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी कोमल बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ कैमरा लगा है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में वह तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर मोनू बोला, अरे माँ, तुम घबराते क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज ही है, क्योंकि इसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के फोन में आती रहेगी। इधर मोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, तो वहीं रमेश ने अपने ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने एक कैमरा लक्ष्मी देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और मोनिका ने कोमल ने घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। लक्ष्मी देवी यह सारा नजारा प्रश्नवाचक निगाहों से देखती जा रही थी। तभी मोनू बोला, नानी, हमने यहाँ कैमरे लगाए हैं। अब मामी जो कुछ भी करेगी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर लक्ष्मी देवी आश्वस्त हो गई। वहीं कोमल की चिंता और बढ़ गई कि अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज्यादा दिन इस बात को छुपा कर नहीं रख सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। रात के समय रमेश अपनी पत्नी मोनिका के साथ वापस लौटा। दोनों बाहर से ही खाना खाकर आए थे, इसीलिए मोनिका अपने कमरे में सोने चली गई। कोमल भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद लक्ष्मी देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर रमेश मोनू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है। बस आप मोबाइल में फुटेज पर नजर बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह रमेश अपनी बहन को फरीदाबाद छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में उसे 10 बज गए। रमेश घर लौटा तो मोनिका बोली, आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? तो रमेश ने कहा, उसका भी मायका है। अब वह चाहे जितने दिनों के लिए आना चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए रमेश अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी मोनिका भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में वह बोली, हाँ क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे। फिर रमेश परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा वह सब छोड़ो,
3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में 1 लाख रुपए रखे थे, वह मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए थे? रमेश ने पूछा तो मोनिका बोली, हाँ, मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसीलिए वह सारे पैसे खर्च हो गए। यह सुनते ही रमेश चौंक गया। क्या 1 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह पैसे डीलर को देने का वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? रमेश भड़क उठा तो मोनिका गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? थोड़े पैसे नहीं थे मोनिका, पूरे 1 लाख थे। कहते हुए रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर लक्ष्मी देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में मोनिका लक्ष्मी देवी के लिए 2 जली रोटियां और सब्जी के नाम पर बासी सब्जी लेकर आई और उनके सामने पटकती हुई बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाती रहोगी। लक्ष्मी देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है, आज मुझसे यह झाड़ू पोछे का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि मोनिका, जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से में भरी पड़ी थी, लक्ष्मी देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा, अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही लक्ष्मी देवी को डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक ही बार में काम किए देती हूँ, यह रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर लक्ष्मी देवी के गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई लक्ष्मी देवी आखिर वही गलती कर बैठी जिसका अंदेशा कोमल को पहले से ही हो गया था और वह चीखते हुए कहने लगी, हाँ, रोज रोज का झंझट खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात, हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुर्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। लक्ष्मी देवी के इतना कहने पर मोनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा? कैमरा? हाँ, कैमरा। अब तू बच नहीं सकती, सारे सबूत तेरे इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाते हुए मोनिका बोली तो लक्ष्मी देवी ने सामने रखी अलमारी पर पड़े डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर मोनिका घबरा गई। फिर बोली, अच्छा, तो यह सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए जल्दी से अपने पिता को फोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींचकर देखा, फिर थोड़ी ही देर में अपने सब इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर मोनिका ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि सारी फोटो पहले से ही रमेश के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी हैं और वहां एक कैमरा अभी भी है जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी लक्ष्मी जी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज के फेसबुक पेज पर यह सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें मोनिका और उसके सब इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसीलिए एसपी साहब को भी इस मामले में संज्ञान लेना ही पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों माँ बेटी लक्ष्मी देवी को कुछ हानि पहुंचा पाते, लोकल न्यूज रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ रमेश वहां पहुंच चुका था।
घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि लक्ष्मी देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। जमीन पर कहीं रोटियां और सब्जियां बिखरी हुई थी तो कहीं पर प्लेट पड़ी थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। मोनिका और उसके सब इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था अपनी बेटी को बचाने के लिए। थोड़ी देर में कोमल भी वहां पहुंच गई। अगले 2 घंटे में ही अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू की यह वीडियो ऐसी वायरल हुई कि देश के सभी न्यूज चैनल ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद मोनिका के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और मोनिका उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया। इस दौरान लक्ष्मी देवी का भी बयान दिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज चैनल ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नजरें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो मोनिका को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूत को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्षों के जेल की सजा सुना दी गई। फैसले के साथ ही सारा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज मोनू की सूझबूझ और समझदारी से न केवल लक्ष्मी देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि रमेश को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आजादी मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक नई जिंदगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलेंगे नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।